और अगर डॉक्टर ने उसको पहले ही ट्रांसप्लांट के लिए कह दिया हुआ? एलोपैथ में लिमिटेशन है, मतलब वो जब 3 या 4 भी क्रेटिनिन हो जाए ना, वो पेशेंट को कहते हैं आप तैयार हो डायलिसिस करने के लिए। सर, जो किडनी पेशेंट्स ये सोचते हैं कि आयुर्वेदा स्लो है और आयुर्वेदा की तरफ आके अब क्या ही फ़ायदा है, तो उन पेशेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आयुर्वेदा स्लो नहीं है, जो रोगी आते हैं वो स्लो है, वो लेट आते हैं। सर, क्या क्रेटिनिन बढ़ने पर डायलिसिस करवाना कंपलसरी है? बिल्कुल नहीं। डायलिसिस आयुर्वेदा में उस अवस्था में करवाते हैं जब पेशेंट का यूरिन कम हो जाता है। जी सर, आपने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जहाँ पे कि एलोपैथिक डॉक्टर्स ने हार मान ली और आपने उनको ठीक कर दिया हो? ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं। सर, क्या किडनी रोगी अपनी बीमारी के किसी भी स्टेज में आयुर्वेद की तरफ आ सकता है? हाँ, किडनी रोगी अपनी बीमारी की किसी भी स्टेज में आ सकता है। हाँ, अगर इनिशियली अगर वो आ जाए, पहले जितनी जल्दी पहले आ सके उतनी जल्दी उतना फास्ट रिकवरी उसमें आएगी और किडनी रोग रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर वो लेट आएगा या उससे भी ज़्यादा काफ़ी, क्योंकि इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में क्रेटिनिन बहुत कम बढ़ता है, दूसरी स्टेज में थोड़ा ज़्यादा गति से बढ़ता है और तीसरी स्टेज में वो बहुत ज़्यादा गति से बढ़ता है। और अगर हम तीसरी स्टेज की बात करें CKD में, जिसमें कि किडनी 90% तक डैमेज हो जाती है पेशेंट की, तो उस स्टेज में भी क्या कारगर है आयुर्वेद? बिल्कुल, उस स्टेज में भी पेशेंट आ सकता है, उससे उसका डायलिसिस बंद हो सकता है, वो ट्रांसप्लांट करवाने से बच सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसकी जो बीमारी की जो कारण है वो क्या है। अगर बीमारी के कारण बहुत ज़्यादा भयंकर नहीं है तो वो पेशेंट जो है वो रिकवर हो सकता है और इन दोनों चीज़ों से, ट्रांसप्लांट और डायलिसिस दोनों से बच सकता है। और अगर डॉक्टर ने उसको पहले ही ट्रांसप्लांट के लिए कह दिया हुआ? एलोपैथ में लिमिटेशन है, मतलब वो जब 3 या 4 भी क्रेटिनिन हो जाए ना, वो पेशेंट को कहते हैं आप तैयार हो डायलिसिस करने के लिए। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि जब तक यूरिन आ रहा है किडनी ठीक है और अभी वो कमज़ोर है कि उसका क्रेटिनिन बढ़ा है, वो ठीक से काम नहीं कर रही। लेकिन जब हम मेडिसिन देते हैं उसकी कोशिकाएं स्टिमुलेट्स होती हैं और जब वो स्टिमुलेट होती हैं तो किडनी रोग जो है, जो किडनी है वो रिवर्स आ जाता है और ये रोग जो है वो ठीक हो सकता है पूरी तरह से। सर, जो किडनी पेशेंट्स ये सोचते हैं कि आयुर्वेदा स्लो है और आयुर्वेदा की तरफ आके अब क्या ही फ़ायदा है, तो उन पेशेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आयुर्वेदा स्लो नहीं है, जो रोगी आते हैं वो स्लो है, वो लेट आते हैं। आयुर्वेदा तो जितनी फास्ट काम करता है वो 4 घंटे में रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। पेशेंट को 4 घंटे में मेडिसिन जो है अपना वर्क करना शुरू कर देती है। लेकिन पेशेंट ऐसी स्टेज में आते हैं जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, सब जगह से वो मना कर दिया जाता है कि अब तो मुश्किल है, अब तो आप ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। तो वो पेशेंट उसके बाद सोचता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, फिर आयुर्वेद में आते हैं। ऐसे 80% केस ऐसे ही होते हैं। अगर पहले आ जाएँ तो फिर बहुत तेज़ी से मेडिसिन काम करती है। सर, क्या क्रेटिनिन बढ़ने पर डायलिसिस करवाना कंपलसरी है? बिल्कुल नहीं। डायलिसिस आयुर्वेदा में उस अवस्था में करवाते हैं जब पेशेंट का यूरिन कम हो जाता है और उसका जो इनटेक है वो ज़्यादा रहता है। मान लीजिए अगर वो 1 लीटर पानी भी पीता है या 1.5 लीटर पानी पीता है और इनटेक यूरिन आउटपुट कम है, तो ऐसी अवस्था में जब उसका शरीर में पानी भर जाए, भूख ना लगे उसको, वमन फील हो उसको कि उल्टी कर दूं मैं, तो ऐसी अवस्था में हम अगर ज़्यादा हो, ये भी मतलब बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आएँ उनको, पहले कोशिश की जाती है कि उसका यूरिन की मात्रा को बढ़ा दी जाए आयुर्वेदिक मेडिसिन से। क्योंकि अगर यूरिन आ रहा है तो किडनी काम कर रही है, बस वो कमज़ोर है। तो हमारी कोशिश होती है किडनी अपना काम करना सुचारू रूप से शुरू कर दे और उसको डायलिसिस की जो नौबत है वो ना आए। तो ऐसा नहीं है कि क्रेटिनिन बढ़ गया तो हम डायलिसिस करवा लेंगे। डायलिसिस के अपने बहुत सारे नुकसान हैं। सर, आजकल सब अवेयर हो चुके हैं कि जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक होता है, वो जड़ पे काम नहीं करता और किडनीज़ को स्टिमुलेट करने के लिए वहाँ पे कोई मदद नहीं है। तो आयुर्वेदा इसको कैसे स्टिमुलेट करता है? आप कैसे इलाज करते हैं आयुर्वेद में? देखिए, आयुर्वेदिक 4 पैरामीटर्स पे काम करता है। पहले अपनी दिनचर्या को, पेशेंट की जो दिनचर्या, जिससे, क्योंकि रोग एकदम से नहीं आया, रोग काफ़ी समय से डेवलप हो रहा है। तो पहले तो पेशेंट का जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर काम होता है, दिनचर्या के ऊपर काम होता है। फिर उसके जो रिस्पॉन्सिबल रोग हैं, मतलब जिन रोगों के कारण ये रोग डेवलप हुआ है, उनके ऊपर काम होता है। फिर पेशेंट को बताया जाता है कि आप अपने इस रोग को कैसे, मतलब परहेज़ आपने क्या क्या करने, क्या खाना है क्या नहीं खाना है।
वो बताया जाता है। और फिर औषधि जो कोशिकाएं कमज़ोर हो गई हैं, जो किडनी में या यूरिनरी सिस्टम में जो विकृति आ गई है उसको दूर करना, विकृति को दूर करना और कोशिकाओं को स्टिमुलेट करना, ये काम आयुर्वेद करता है। जब आपने रोग के कारण के ऊपर काम कर लिया, जब आपने अपने लाइफस्टाइल के ऊपर काम कर लिया, जब आपने रोग जिससे हुआ है, जो मतलब आपके जो फैक्टर जिन्होंने वहाँ प्रभाव डाल दिया है, उसके ऊपर आपने काम कर लिया, डाइट के ऊपर आपने काम कर लिया और आपने उसकी कोशिकाओं को स्टिमुलेट कर दिया, तो वो फिर रोग का शमन हो जाता है, रोग रिवर्स हो जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि पेशेंट अपना कर्तव्य क्या निभा रहा है, पूरा जो बताया जाता है, या डॉक्टर, जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, मैं ये नहीं कहता कि मैं, क्योंकि आयुर्वेदा किसी की जागीर नहीं है, सब लिखा है। तो जब डॉक्टर पूरी ईमानदारी से औषधि को बनाए और दे, तो ये दोनों फैक्टर्स अगर सही हो तो वो ज़रूरत नहीं पड़ती। जी सर, आपने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जहाँ पे कि एलोपैथिक डॉक्टर्स ने हार मान ली हो और आपने उनको ठीक कर दिया हो? बिल्कुल ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, क्योंकि मैं अभी एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि पेशेंट हमारे पास आए थे एक, तो मैंने देखा कि उनका क्रेटिनिन था 4, 4.5 था, और जब वो आए दोबारा से मेडिसिन लेने 15 दिन बाद, तो बड़ा खुश थे। तो कहते कि हमारा तो 2.5 आ गया। तो 2.5 आने के बाद जब वो इतने खुश थे, तो एक पेशेंट और वहाँ बैठा था, वो उसके आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसको पूछा कि क्यों आए आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ? वो कहते भी मेरा भी इतना ही क्रेटिनिन था, लगभग 4.2, और मैं एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया, आज मेरा डायलिसिस हो रहा है, लेकिन मेरी किडनी के ऊपर उस वक्त अगर ये काम हो जाता स्टिमुलेशन का, तो मेरा आज जो मेरे को डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के लिए, डायलिसिस मैं करवा रहा हूँ और ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया, शायद मैं उससे बच जाता। एक और पेशेंट है अमृतसर का, जो मैं इसलिए उसका नाम ले, ऐसे तो बहुत सारे पेशेंट हैं, कुछ पेशेंट इतना उनके ऊपर, क्योंकि उनके समाज सेवा उनके जीवन में उतर आती है जब वो ठीक होते हैं, ईश्वर के निमित्त, या ईश्वर ने उनको ये रोग इसलिए दिया होता है कि नहीं, अगर तू ठीक हो जाएगा, अब तू कई लोगों को ठीक करेगा, कई लोगों का भला करेगा। तो वो दयाराम जी हैं, वो अमृतसर में, उनका 11 क्रेटिनिन था, तो आज उनका क्रेटिनिन बिल्कुल नॉर्मल है, 1 से भी नीचे है। आपकी मेडिसिन से बिल्कुल। और उसकी सारे मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल रिपोर्ट्स, लोग उसके घर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बीमार था, उनके पड़ोसियों को पता है कि इसकी हालत क्या थी। आज वो लगभग हर महीने बहुत सारे पेशेंट हमारे पास भेजता है। वो कहता है मैं अब समाज सेवा कर रहा हूँ, रिटायर्ड हूँ और मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं जो हम समय की दिक्कत के कारण हम यहाँ पे उसको व्याख्या नहीं उसकी कर सकते। अगर व्यूअर्स ने देखना हो, आपके यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं उन पेशेंट्स को। देखिए ऐसे है, मैं फिर आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि जितने पेशेंट हमारे पते सहित वहाँ पे, क्योंकि हमारा जो भी पेशेंट ठीक होता है ना, तो मैं उनको बोलता हूँ प्लीज़ ज़रा दूसरे लोगों को बताओ कि तुम ठीक हुए हो, पहले अपना एड्रेस बताना। सर, जो औषधियाँ आप देते हैं पेशेंट्स को, वो उनको कितने समय तक लेनी पड़ती हैं? जो औषधियाँ हम देते हैं वो हर औषधि का हर पेशेंट के ऊपर अलग समय है, क्योंकि रोग का कारण अलग है जी, उसकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो अलग है हर पेशेंट की। तो हर पेशेंट के ऊपर, कुछ पेशेंट के ऊपर तो मैंने देखा है कि 3-3 दिन में क्रेटिनिन रिवर्स आ जाता है, और कुछ पेशेंट में हमें 3 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन ये जो मेडिसिन जब हम देते हैं, ये डिपेंड करता है कि उसकी कोशिकाओं को कितना नुकसान हुआ है। कई बार पेशेंट ने बहुत ज़्यादा पेन किलर ली होती हैं, एंटीबायोटिक्स ली होती हैं, पेशेंट दवाई ले रहा है, बीच में बुखार चढ़ा, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा, वहाँ पे उसने डॉक्टर ने दवाई लिख दी, वो एंटीबायोटिक थी, वो तो उसको अगर तेज़ थी मेडिसिन तो उसको और किडनी फिर दोबारा वहाँ पे आ गई, तो फिर उसको मेडिसिन देने, क्योंकि पेशेंट को बोला जाता है कि अगर बुखार चढ़े कुछ हो तो आप हमें बताओ, उसमें आयुर्वेदिक औषधि चलेगी, एंटीबायोटिक मत लेना। तो इमरजेंसी में कई बार ले लेते हैं। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि उसने कितनी सारी मेडिसिन्स ली,
कितने सारे केमिकल्स लिए, क्या उसके रोग का कारण था, तो ये अलग अलग है, हर पेशेंट के ऊपर अलग असर है, असर होता है, असर दिखता है। हम एक टाइम बता देते हैं फिर भी कि पेशेंट को पहले बता दिया जाता है कि इतने दिन से इतने लेकर इतने समय में आपको जो रिजल्ट्स हैं वो नज़र आ सकते हैं, पेशेंट को अवेयर कर दिया जाता है। तो सर जो व्यूअर्स ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, सारे तो पेशेंट्स नहीं हैं, तो जर्नली लोग ऐसे कौन से आयुर्वेदिक सिद्धांत को फॉलो करके किडनी रोग से बच सकते हैं? सबसे पहले वो अपनी दिनचर्या, कोई भी है, चाहे वो रोगी है या रोगी नहीं है, सबसे पहले अपनी दिनचर्या को देखे कि क्या उसका जो लाइफस्टाइल है वो ठीक है। अगर नहीं ठीक तो उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर जो रोग हैं, जैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, शुगर है, बीपी है, तो ऐसे रोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि वो रोग जो है वो बढ़े ना, वो ठीक हो जाएं। आयुर्वेदा में के थ्रू उनको भी ठीक करें ताकि ये रोग किसी बड़े रोग का कारण ना बने। जैसे किडनी रोग है या किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया तो ब्लड प्रेशर या शुगर के कारण होता है। तो किसी को स्टोन है तो उससे भी किडनी फेलियर हो सकता है। किसी का हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया या किसी का मूत्र मार्ग जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तब भी ये रोग हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिनको लेकर के थोड़ा रोगी चलता रहता है और इसको लंबा खींच देता है। उसके बाद ये जो बड़ा रोग है किडनी रोग वो क्रिएट हो जाता है। तो मतलब आयुर्वेदा में ये सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सर थोड़ा पानी के बारे में बताएं। कोई लोग हम देखते हैं, कोई लोग कहते हैं कि दिन में 2 लीटर पानी पीना चाहिए, कोई कहते हैं 15 गिलास पानी पीना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि जितनी प्यास लगे उतना ही पानी पीना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंगली क्या रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, कितना पानी पीना चाहिए एक इंसान को? देखिए आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो पानी है, जो पानी की मात्रा है, वैसे तो हमारा शरीर वो डिमांड करता है कोई भी चीज़ है। जैसे जब हमें नींद आने लगे तो हमें नींद की ज़रूरत होती है कि हम नींद सो जाएं। हम अगर हमारी किसी चीज़ के ऊपर रोने को दिल करे तो हमारा अपने आप आंसू निकल आते हैं, हंसने को दिल करे तो हंसी आती है, तो प्यास लगे तो पानी पिया जाता है जी। लेकिन हमें कुछ ज्ञान से भी काम लेना चाहिए। जैसे अभी अगर गर्मियां हैं तो हमें पानी अधिक पीना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि अगर हमें यूरिन का रंग, जो हमारा यूरिन है उसका कलर पीले रंग का आ रहा है, तो हमें पानी की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। ये ज्ञान है। या किडनी पेशेंट्स के लिए बात करें, सबके लिए ये ज्ञान है। जैसे किसी विषय का ज्ञान, किसी वस्तु का ज्ञान ज़रूरी है। मतलब हर चीज़ अपने आप नहीं हो सकती कि आपको अपने आप अंदर से ज्ञान हो जाए। तो कुछ ज्ञान बाहरी ज्ञान होते हैं जो लेने होते हैं। तो चिकित्सा शास्त्र में ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। तभी तो कहते हैं कि आयुर्वेद को पढ़ना ज़रूरी है, आयुर्वेद का ज्ञान ज़रूरी है। अगर हमारा यूरिन पीले रंग का आ रहा है तो हमें पानी की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब पानी हम कम पी रहे हैं। अब प्यास लग रही है, आप पी रहे हो, लेकिन यूरिन का रंग पीला आ रहा है, तो वो आपको पानी उसको देख करके वो प्यास को देख के नहीं बढ़ाना, उस कलर को देख के भी बढ़ाना है। तो आपको अंदाज़ा लग जाता है एक सूझवान व्यक्ति को कि मुझे पानी कितना पीना चाहिए, जब उसके सारे पैरामीटर्स, प्यास का भी, यूरिन के कलर का, यूरिन कितना खुलकर आ रहा है, उसमें कोई कमी तो नहीं आई। तो ऐसी, और पानी पीना कब है, किस टाइम पे पीना चाहिए। अगर कोई अब बंदा सोते हुए पानी पिएगा 2-3 गिलास, तो रात को बार बार उठना पड़ेगा उसको। तो पानी सोने से 3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले आप पीजिए, ताकि आप 1 घंटा पहले या सोने से पहले आप पेशाब कर लें और आपकी नींद जो है ख़राब ना हो। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो पानी मेरे हिसाब से गर्मियों में 3 से 4 लीटर तक पीना चाहिए और सर्दियों में 2.5 से 3 लीटर तक पानी जो होना चाहिए। सर एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाते वक्त तो डॉक्टर्स बहुत टेस्ट करवाते रहते हैं। अगर डायलिसिस के लिए पेशेंट जा रहा है तब भी बार बार उसकी रिपोर्ट्स हो जाती है। अगर वो एडमिट है फिर तो रोज़ ही टेस्ट होते हैं। आपके ट्रीटमेंट में आप कौन कौन से टेस्ट करवाने को कहते हो पेशेंट को, और कितनी फ्रीक्वेंसी में वो टेस्ट करवाने चाहिए? देखिए कई बार डायलिसिस हो रहा है, पेशेंट कहता है कि मेरा तो 4 है जी क्रेटिनिन, वो डायलिसिस मशीन का रिज़ल्ट होता है। हम उसको बोलते हैं कि ये डायलिसिस मशीन का रिज़ल्ट है। आप 4 दिन ना करवाओ, आपको पता चल जाएगा आपका जो स्टेज क्या है आपकी, और डायलिसिस आपका क्रेटिनिन कितना है। तो केवल क्रेटिनिन नहीं, GFR भी होना चाहिए। जो रोग, जिन कारण से ये रोग हुआ है, वो रोगों के टेस्ट भी स्टार्टिंग में होने चाहिए और उसको समय समय पर करवाना चाहिए। कुछ हम कहते हैं कि आपका क्रेटिनिन जो है डायलिसिस की स्टेज वाला नहीं है, आप ठीक हो, आपका 3, 4, 5 क्रेटिनिन है, 6 तक क्रेटिनिन है, आप दवा से पहले
उसको KFT करवा लो और आप 15 दिन या 20 दिन जब दवा खा ले तो फिर आप करवा लो, आपको रिजल्ट्स में पता चल जाएंगे। कई बार पेशेंट बोलता है जी वो 10 दिन पहले करवाया होता है टेस्ट और हमारे पास दवाई लेना शुरू कर देता है आके, या मंगवा के शुरू कर देता है, और वो जो 10 दिन पहले का क्रेटिनिन होता है वो 4 होता है, और जब दवाई वो ले जाता है जाके खाता है तो कई बार रिपोर्ट आती है तो आपका ये तो 5 है। तो वो कहता है जी बढ़ गया। तो मैं कहता हूँ ये कब करवाया था? ये तो 10 दिन पहले करवाया था जब आपके पास है। मैंने कहा फिर जिस दिन दवाई शुरू की हो सकता है उस दिन 6 हो। तो आपको बोला गया था कि आप दवा शुरू करने से पहले क्रेटिनिन टेस्ट करवाओ, फिर आप वो पैरामीटर उसको अप्लाई कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि 15 दिन बाद क्रेटिनिन कितना कम हुआ है। तो ऐसा हमारा रहता है कि क्रेटिनिन पहले हम चेक करवाते हैं। सर ऐसा क्यों होता है कि किसी पेशेंट में 7-8 क्रेटिनिन लेवल्स हैं और उसको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ रही, और कईयों में 4-5 पे क्रेटिनिन लेवल है पर उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि सिम्टम्स उसको ऐसे आ रहे हैं? तो ऐसा क्यों होता है? कई बार ना पेशेंट के अंदर एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है और उसका पानी भर जाता है, क्रेटिनिन तो कम होता है, शरीर में पानी भर जाता है, तो कई बार डायलिसिस उस अवस्था में करवाना पड़ जाता है। कई बार इम्यूनिटी ऐसी होती है, जैसे पेशेंट अगर हार्ट का पेशेंट है, उसको लंग्स की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा भी अगर वो उसका क्रेटिनिन ज़्यादा बढ़ेगा या पानी उसके शरीर में इकट्ठा हुआ तो उसको निकालना पड़ता है फिर बार बार। तो वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस अदर डिजीज़ के कारण ऐसे हो सकती है, लेकिन अमूमन हम उनका भी मैनेज करते हैं आयुर्वेदा में ताकि उनको ये प्रॉब्लम ना आए। सर एक मेडिकल केस डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसका क्रेटिनिन लेवल 8-9 के करीब है, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पर उसने जब टेस्ट करवाया तो उसमें क्रेटिनिन 8 आ चुका है, तो वो आपके पास आए और बोले कि मुझे डायलिसिस से बचा लो बस, तो उस केस में कितनी कारगर होती है ट्रीटमेंट? देखो कई बार पेशेंट जो 6 से ऊपर, मैं कहूँगा कई बार 6 के ऊपर 6.5, 7 से आगे फिर जाके 9, मतलब 6.5 से लेकर 9-10 के बीच में कई बार पेशेंट आते हैं और उनको डायलिसिस नहीं हो रहा होता, उनका बिल्कुल भी, उनको कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होती। तो वो आते हैं कि अब डॉक्टर ने हमें बोल दिया लेकिन कि डायलिसिस करवाओ, तो अब आप हमें बचाओ, आप हमें डायलिसिस नहीं करवाना, अब आपके पास आ गए बचाओ। तब हम उस अवस्था में उसको बोलते हैं कि हम कोशिश करेंगे आपका डायलिसिस ना हो। नहीं आप आते आयुर्वेद की तरफ तो ये पक्का था कि 2 दिन बाद शुरू हो जाए आपका डायलिसिस या 10 दिन बाद। अब आप आयुर्वेदा पे आए हो तो आयुर्वेदा कोशिश करेगा कि आपका डायलिसिस बिल्कुल ना हो। 90% लोगों का होता भी नहीं है, लेकिन 10% ऐसे केसेस होते हैं उनके अंदर पानी भर जाता है थोड़ा सा। अगर उनकी चेस्ट में पानी है, फेफड़ों में पानी है, लंग्स में, या लीवर के आसपास पानी है, आंतों में पानी है, तो ऐसे पेशेंट जो है कई बार उनको जो दवा है, जब हम दवा देते हैं दवा पचती नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर पानी है और इम्यूनिटी कम हो गई है, क्योंकि वो आप लेट आए हो। तो ऐसी अवस्था में हम बोलते हैं कि अब डोज इसकी थोड़ी थोड़ी करके लो, क्योंकि उस वक्त खाना भी पेशेंट जब खाता है वो भी डाइजेस्ट पूरी तरह से कई बार नहीं होता, कई बार होता है, कई बार नहीं होता। तो वो क्योंकि आप चरम अवस्था में पहुंच गए हो रोग की, तो आपको कभी भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो ये नहीं है कि आज नहीं है तो कल नहीं आ सकती, आप वहाँ तक पहुँच चुके हो। पेशेंट को ये एहसास नहीं होता, वो कहता है बस मुझे कुछ नहीं है लेकिन मेरे को डायलिसिस नहीं करवाना, आप बचाओ। तो उनको फिर हम ये बताते हैं कि अगर आपके इंटरनल सिस्टम में गड़बड़ी नहीं है, आपके वहाँ पानी नहीं भरा हुआ, आपका लीवर वीक नहीं है, आपकी आंतों में पानी नहीं भरा, फेफड़ों में पानी नहीं भरा, तो आपकी दवाई अगर पच गई हमारी, आपको डाइजेस्ट हो गई, तो आपको ये नौबत नहीं आएगी। तो कई बार वहाँ पे जब सब ये होता है तो दवा नहीं डाइजेस्ट कर पाते और वो उल्टी वाला मन या वोमिट आ जाती है। तो ऐसी अवस्था में हम पेशेंट को बोलते हैं कि एक डायलिसिस सब करवा लो। 100 में से 10 रोगी ऐसे होते हैं, एक बार सफाई करवा लो, एक बार पानी निकल गया शरीर में से, फिर दवा वहाँ पचती है और पूरा काम करती है अपना। और जब दवा पूरा काम करती है तो फिर उसका बाद में पेशेंट का डायलिसिस लगभग नहीं होता पेशेंट्स का। कई बार वो पानी, क्योंकि वहाँ पे रोग उसने वीक कर दिया काफ़ी सिस्टम को, कई बार 1 आध 2 डायलिसिस बीच में करवाने पड़ते हैं, कोई फिर 15 दिन बाद, महीने बाद, 1.5 महीने बाद फिर बंद हो जाते हैं। लेकिन पेशेंट को ये सोचना चाहिए कि ऐसा कोई आयुर्वेदा चमत्कार नहीं है। चमत्कार तब होता है जब आप, आयुर्वेदा चमत्कार होते हैं लेकिन चमत्कार तब होते हैं जब आयुर्वेदा में समय पर आओ और अपने पूरे कर्तव्य को निभाओ। एक रोगी का पूरा कर्तव्य और एक वो जो चिकित्सक है वो भी पूरा कर्तव्य निभाए। लेकिन ये सारी की सारी
चीज़ें, सारी की सारी अवस्था ये रोगी के रोग के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन अगर बचा सकता है रोगी को डायलिसिस से तो आयुर्वेद। जैसे 90% बोला मैंने कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो आते हैं उनकी बात सही निकलती है कि बचा लो, वो बच जाते हैं। 90% पेशेंट को कोई ज़रूरत नहीं। 10% ऐसे जिनका इंटरनल सिस्टम प्रभावित हो गया, उसके लंग्स, किडनी, जैसे मैंने सब बताया, तो ऐसी अवस्था में कुछ पेशेंट्स का डायलिसिस करवाना पड़ता है, वो भी धीरे धीरे बंद हो जाता है। सर, विरुद्ध आहार के बारे कुछ थोड़ा बताएं कि विरुद्ध आहार क्या होती है और क्या इससे भी किडनी रोग हो सकता है? बिल्कुल, सारी बीमारियां विरुद्ध आहार के कारण होती हैं, खराब लाइफस्टाइल के कारण होती हैं, पाचन के कारण होती हैं, मिलावट के कारण होती हैं। तो इतने सारे पैरामीटर्स हैं। लेकिन ये जो विरुद्ध आहार का पैरामीटर्स है, आपकी देखो, आपने बाज़ार से चीज़ खाई, आप दूध लेके आए, अब आप वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, वो आपकी मजबूरी है। आप जो है, लेकिन जो आप खा रहे हो, चाहे वो गलत है, वो चीज़ जो खाई आपने, वो बाज़ार, उन्होंने अब जिस दुकान से ली उसने धर्म नहीं निभाया, जिस फैक्ट्री में बनी उसने अपना धर्म नहीं निभाया। लेकिन आप जो खा रहे हैं, आप अपना धर्म तो निभाओ, उसको चबा चबा के खाओ। उसका जो आहार है वो विरुद्ध, जैसे दूध के साथ अन्न मत लो, विरुद्ध आहार है क्या? ठीक है, जैसे आप नमक के साथ, दूध के साथ नमक ले रहे हो, आप मांस के साथ दूध पी रहे हो, ठीक है, आप ऐसे कितने विरुद्ध आहार हैं जो शास्त्रों में लिखे हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। अब लोग सुबह आदत होती है परांठा खा रहे, नमक वाला तला हुआ, और साथ में चाय की चुस्की ले रहे हैं दूध वाली, तो वो विरुद्ध आहार है। आप जो खट्टी चीज़ दूध में डाल के खाओगे, वो विरुद्ध आहार है। मतलब ऐसे सारे जो विरुद्ध आहार हैं, उसकी लिस्ट डॉक्टर दर्शन आयुर्वेदा आपको प्रोवाइड करवा देगा। अगर किसी पेशेंट को आयुर्वेदा के किसी भी विषय के बारे में अगर जानकारी चाहिए, उनको किसी भी, जैसे आप क्वेश्चन काफ़ी किया आपने, अगर और भी उनके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है, तो आप हमारे वो इस पॉडकास्ट के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी सारी जानकारी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी। सर, ऐसे कौन से अर्ली साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिनको बिल्कुल भी रोगी को इग्नोर नहीं करना चाहिए और सतर्क हो जाना चाहिए कि अब मुझे किडनी रोग हो सकता है और ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? पेशेंट को सबसे पहले हाइपरटेंशन, अपना हाई ब्लड प्रेशर, वो सावधान हो जाना चाहिए। अगर वो लगातार बढ़ रहा है या वहाँ बढ़ा हुआ स्टेबल रह रहा है, तो उसको अपना हाई ब्लड प्रेशर ध्यान रखना चाहिए। शुगर उसका अगर 200 से अबव लगातार जा रहा है, तो उसको सचेत हो जाना चाहिए कि किडनी रोग हो सकता है। वो अगर लगातार उसका पेशाब रुक रहा है या उसको पेशाब की रुकावट है कोई, तो उसको सचेत होना चाहिए, आगे जाके उसको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर पेशेंट को किडनी का कोई रोग है, स्टोन का कोई रोग है, तो वो उसका भी किडनी आगे जाके ख़राब हो सकता है। अगर पेशेंट को, अगर जो भी जितने पेशेंट हैं, अगर कोई घुटने की प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर वो पेन किलर ले रहे हैं, तो उनको सावधान रहना चाहिए कि पेन किलर मत ले, किसी आयुर्वेदिक संस्थान से घुटने का इलाज करवाएं। अगर पेशेंट कोई हॉस्पिटल में गया और डॉक्टर अंधाधुंध अपनी बिल बनाने के लिए, अपना आपका जो मेडिकल बिल है उसका बनाने के लिए, आजकल जो इंश्योरेंस है ना, आयुष्मान भारत चला हुआ है, या किसी भी वो इसमें आप डिफेंस में कोई काम कर रहा है, कोई भी सरकारी अदारे का कोई एम्प्लॉयज़ है और वो हॉस्पिटल में जाता है, उसका इलाज फ्री है, तो उसका बड़ा बिल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा औषधियाँ दी जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बार बार टेस्ट करवाए जाते हैं, उनका CT, उनका MRI। वो एक MRI CT हज़ारों एक्स्ट्राज के बराबर होती हैं, इतना रेडिएशन वो झेलते हैं। और ये जो इतनी मेडिसिन, पेन किलर, एंटीबायोटिक, उनको बार बार कि हमारा इलाज फ्री है, तो वो कई बार ये सारी चीज़ें पेशेंट को किडनी रोग की तरफ धकेल सकती हैं और दूसरे रोगों की तरफ भी धकेल सकती हैं। सर, 30 सेकंड्स में बताइए हमारे व्यूअर्स को कि किडनी को हेल्दी रखने के लिए कुछ ऐसी टिप्स दीजिए कि अगर उनको फॉलो करें तो वो बच भी सकें, और अगर किसी को किडनी रोग है भी है तो वो बहुत सपोर्ट का काम करे अपने ट्रीटमेंट के साथ। देखिए, बड़े शॉर्ट में बताइएगा सर, 30 सेकंड्स में। अपना लाइफस्टाइल ठीक करो जी। आपके जो रिस्पॉन्सिबल रोग बताएं उनका ध्यान रखो जी। घर में पानी की मात्रा उचित आपकी होनी चाहिए, पानी शुद्ध और साफ़ होना चाहिए, खाना चबा कर खाना है, डीप ब्रीथ रोज़ करना है, योगा प्राणायाम रोज़ करना है। कितनी देर करना है ये? कम से कम आधा घंटा, ठीक। अगर जो कोई ठीक है तो।
अगर ये काम कर ले पेशेंट, पानी प्रॉपर पी ले। हाँ, एक और चीज़ जिसको थोड़ा डर रहता है कि हाँ किडनी, तो धनिया, सूखा धनिया बहुत अच्छा है, उसका 1 चम्मच डेली ले सकता है। मीठा सोडा आधे से भी 1/4 चौथा चम्मच उसको लिया जा सकता है। गूंद कतीरा दूध में डालकर, पानी और दूध दोनों मिक्स करके गूंद कतीरा डाल के लिया जा सकता है। ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स उसको करके अगर लें तो वो आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन को बढ़ाते हैं।